गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आखर ज्ञान में पुनः स्वागत है। भूगोल संबंधित और अन्य पॉलिटिकल साइंस कक्षा 10 कक्षा 12 से संबंधित जो भी परीक्षा सामग्री है उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक जो है वो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे करवाना है। आज के इस वीडियो कि हम बात कर लेते हैं कि आज का जो वीडियो है वो हमारा विकास जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, डेवलपमेंट। ठीक है, और उसी टॉपिक की हम आज चर्चा करेंगे। सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी को होली की राम राम। ठीक है, चलिए, वॉइस और सब कुछ ओके क्लियर आ रही होगी। शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। पहला प्रश्न स्क्रीन में आपके सामने, कमेंट आपको करना है। आज आपके सामने प्रश्न संख्या नहीं होगी इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए सीधा आप यदि उत्तर लिखें या सीधा आप ऑप्शन देंगे कि भाई हाँ इसमें ए होगा बी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल स्क्रीन में आपके सामने ये रहा। SED की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको बताना है SED की फुल फॉर्म क्या होती है। SED क्या होता है बताइए, चलिए कमेंट कीजिए। ए ऑप्शन सतत आर्थिक विकास, बी ऑप्शन सरल आर्थिक विकास, सी ऑप्शन ध्वनि आर्थिक विकास और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या आंसर आपके अनुसार होगा, फिर उसके बाद में मैं आपको उत्तर बताऊंगा मेरे अनुसार। ठीक है, चलिए कमेंट कर दीजिए फटाफट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं कमेंट करते जाएं, कमेंट में कोताही नहीं बरतें, कमेंट करें। चलिए हम बात कर लेते हैं एसिडी की। एसिडी की फुल फॉर्म इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो होती है सस्टेनेबल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप देख सकें। सस्टेनेबल, ई से मतलब है इकोनॉमिक। ठीक है, ई से इकोनॉमिक और डी का मतलब हो गया डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ जी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, SED। तो अब आप समझ गए होंगे इसका क्या उत्तर होगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सतत आर्थिक विकास, यानी आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है बहुत बहुत शाबाश आपको कि आपका बिल्कुल सही जवाब है सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन में आपके सामने। अगला प्रश्न, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति और देश 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 आगे यहाँ पे लगाया हुआ है के आधार पर देशों की तुलना करता है। ये आपका प्रश्न था। ऑप्शन आपके सामने है निजी स्कूल की संख्या के आधार पर, बी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए UNDP द्वारा प्रकाशित, यहाँ हमें प्रश्न को समझना है। UNDP एक मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उसमें एक नंबर चीज साक्षरता दर, दो नंबर चीज स्वास्थ्य और तीन नंबर चीज यहाँ पे खाली है। अब वो आपको तीन नंबर वाली चीज बताना है कि वो तीसरे नंबर की चीज कौन सी है, वो कौन सा मापदंड है जिसके आधार पर UNDP जो है वो देशों की तुलना करता है, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट करें तब तक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे एक दो चीज़ें हमको और ध्यान रखनी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, UNDP क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस का एक ये कार्यक्रम है, डेवलपमेंट का एक संस्था बनी हुई है डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। और वो क्या करती है,
मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है। तब तक आप कमेंट करते जाएं आपका उत्तर क्या होगा, तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। HDR जिसको हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी कौन करता है भाई? इसको जारी करता है UNDP। हाँ, तो UNDP इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस चीज़ को भी इस प्रश्न में हमें साथ में ध्यान रखना है। और वो 3 चीज़ें कौन सी है? एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई, साक्षरता दर है, दूसरी स्वास्थ्य की स्थिति है, और तीसरी कौन सी हो जाएगी भाई? तीसरी हो जाएगी ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है, वेरी गुड, शाबाश, कि उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, इस प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जितने लोगों के भी कमेंट आए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई कि उनका बिल्कुल सही जवाब है, और जिनका सही जवाब नहीं है वो अगले प्रश्न के लिए प्रयास करें जी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न लीजिए, स्क्रीन में आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, संसाधन जो वर्षों तक उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाएंगे वो कौन से संसाधन कहलाते हैं, ये आपको बताना है। संसाधन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमें ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन है अक्षय संसाधन, ऑप्शन बी है गैर टिकाऊ संसाधन, ऑप्शन सी है गैर नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धी संसाधन। कौन सा संसाधन होगा जो कि यदि हम वर्षों तक उसको उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे, ये आपको बताना है जी। अब यहाँ पे देखिए, चलिए संसाधन की बात करते हैं। तब तक आप कमेंट करके बताइए आपका क्या आंसर होगा, तब तक मैं आपको बताता हूँ। संसाधन की बात करते हैं। संसाधन जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं, ठीक है, रिसोर्स कहते हैं। अब इस रिसोर्स की हम बात करें, संसाधन होते क्या हैं? संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। यानी कि वह प्रत्येक वस्तु या वो प्रत्येक इस प्रकृति में प्रदत्त जो चीज है, ठीक है, प्रकृति प्रदत्त भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है। तो यहाँ पे प्रकृति प्रदत्त या हम बात करें कोई भी वस्तु जो है इस प्रकृति में जिसको मानव अपने प्रयोग में लेता है या मानव की आवश्यकता की जो पूर्ति करता है वो संसाधन कहलाता है। ये संसाधन की परिभाषा थी। अब ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनको हम वर्षों तक प्रयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, गैर नवीकरणीय संसाधन। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी सही होगा सभी का। हाँ जी, तो गैर नवीकरणीय का मतलब हो गया जो नए नहीं बन सकते, नवीकरणीय का मतलब होता है जो नए नए बन जाते हैं, वापस रिन्यूएबल होते हैं, और जो नए नहीं बनते हैं उनको गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो वापस नहीं बनेंगे तो एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम बात करें क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसे हम निकालते हैं, पेट्रोलियम हम निकालते हैं, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उन संसाधनों के विकल्प तलाशते हैं कि इनकी जगह आने वाले समय में हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो हमारे यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल शाबाशी के हकदार हैं, उनको शाबाशी मिलनी ही चाहिए। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये लीजिए आपके सामने, देश की आबादी का कितना हिस्सा अपने भूजल भंडार का उपयोग कर रहा है? चलिए प्रश्न है, देश की आबादी का आपको वो पार्ट बताना है जो कि भूजल भंडार का उपयोग कर रहा है। भूजल भंडार यानी अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर हो गया, यानी भूजल का प्रयोग कर रहा है। अब आपको बताना है क्या है इसमें कि देश की वो कितनी आबादी है जो कि भूजल भंडार का प्रयोग कर रही है। अब ऑप्शन आपके सामने है, 1/4, ऑप्शन बी है 1/10, ऑप्शन सी है 1/3 और ऑप्शन डी है आधा। चलिए
सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सारे के सारे कमेंट करके बताएं इसमें आपका क्या आंसर होना चाहिए। चलिए कमेंट करते जाइए, तब तक हम बात करते हैं देश की आबादी की। भारत जो है, क्योंकि यहाँ देश कौन सा है, भारत, तो भारत की आबादी जो है 8% वर्तमान में 134 से 135 करोड़ के लगभग है। और विश्व के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो भारत विश्व के अंदर जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पर है, जनसंख्या के हिसाब से 2 नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पर चीन है, उसके बाद भारत है। और भारत और चीन कौन से महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो दोनों ही देश एशिया महाद्वीप के हैं जो कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कवर कर लेते हैं। अब यहाँ आप कमेंट करके बता दीजिए कि हमारे देश की कितनी आबादी है जो कि अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग कर रही है। चलिए जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, और चलिए कमेंट देख लेते हैं और उत्तर भी आपको बता देते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3। 1/3 को हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से 1/3, ये रहे 1/3। इसको यदि प्रतिशत में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 33% लिखेंगे। और इसका मतलब आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है उनको बहुत बहुत बधाई कि उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन में आपके सामने आ चुका है। यदि BMI 18.5 से कम है तो व्यक्ति डैश 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 कहलाता है। ये बीच में खाली जगह है, वो आपको भरनी है कि वो व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है जिसका BMI 18.5 से कम हो। ठीक है ना, कम का ध्यान रखना है। अब पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें BMI होता क्या है, फिर उसके बाद में हमको समझ में आएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए तब तक मैं आपको ये भी बता दूंगा कि BMI क्या होता है, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने अधिक वजन, ऑप्शन बी है आपके सामने लंबी ऊंचाई, ऑप्शन सी है कुपोषित और ऑप्शन डी है छोटी ऊंचाई। ठीक है, ये तो है आपके ऑप्शंस जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है। अब प्रश्न क्या था, यदि BMI, ठीक है, BMI क्या होता है, BMI जो है एक स्वास्थ्य की स्थिति को नापने वाली इकाई है। ठीक है, BMI जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, यह आपका बॉडी मास इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब एक सूचकांक हो गया, एक अंक, एक संख्या में इसका उत्तर जैसे आता है। यानी कि DM सूचकांक जैसे हम देख रहे हैं 18.5, तो एक संख्या में है, एक सूचकांक है ये, है ना। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में हमको सूचित करता है कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है, वो हमको सूचित करता है ना। तो यहाँ पे 18.5 जिसका यदि BMI होगा, बॉडी मास इंडेक्स होगा, तो वो व्यक्ति कैसा होगा। बल चलिए कमेंट करके बता दीजिए, उसके बाद हम उत्तर की बात करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। चलिए जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि जिस व्यक्ति का BMI, देखो यहाँ पे BMI किस व्यक्ति का होगा, जिसकी एज जो है वो 18+ होगी। 18+ से जो ऊपर का व्यक्ति होगा उसी की हम यहाँ पे BMI देखेंगे, है ना। बॉडी मास इंडेक्स उसी का हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे BMI 18.5 से कम है तो वो व्यक्ति किस प्रकार का होगा। चलिए अभी आप स्वयं खुद ही बता देंगे, मैं आपको यहाँ पे एक इंडेक्स बना के बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो हम BMI का हमारा जो मार्क्स होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, यदि 25+ यदि किसी का BMI है तो वो व्यक्ति जो है वह ओवरवेट हो जाएगा। 25+ यदि BMI है तो वो ओवरवेट होगा। यदि 18.5 से लेकर के 24.9 यानी 24.9 यदि है तो वो क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, यानी कि वो हेल्दी है, स्वस्थ है।
ठीक है। और यदि 18.5 से कम है, यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से कम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हेल्दी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। यानी उसको सही ढंग से पोषण नहीं प्राप्त हुआ है, उसके शरीर में कोई ना कोई कमी है, तो वो हेल्दी नहीं है ना। और 18.5 24.9 से यदि ऊपर है तो भी वो ओवर वेट हो जाएगा, अधिक वजन का हो जाएगा, तो वो भी स्वस्थ नहीं है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, 18.5 से 24.9 होता है। तो जिन व्यक्तियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पीछा जो हमने पीछे जो क्वेश्चन हमने देखा था, बीएमआई की जो हमने बात करी थी, बॉडी मास इंडेक्स की हमने बात करी थी, यहाँ पे फुल फॉर्म आपके सामने है भी, है ना। बॉडी मास इंडेक्स की फुल फॉर्म भी आई हुई है, आप याद कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स की गणना जब हम करते हैं, जब हम बॉडी मास इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए व्यक्ति के वजन को विभाजित किया जाता है ना। उसके व्यक्ति के वजन को विभाजित करते हैं, वो किस इकाई में करते हैं, ठीक है, किससे विभाजित करते हैं और किस इकाई में करते हैं, ये आपको उत्तर बताना है। बॉडी मास इंडेक्स जब हम ज्ञात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की गणना करते हैं, तो हम व्यक्ति के वजन को विभाजित करते हैं, यानी व्यक्ति के वजन में किसी का भाग देते हैं। वो किसका भाग देते हैं वो आपको बताना है। चलिए ऑप्शन ए है आपके सामने, वजन का भाग देते हैं जो कि मीटर का वर्ग होता है। ऊंचाई जो कि मीटर में होती है उसका वर्ग का भाग देते हैं। ऊंचाई मीटर में होती है उसके वर्गमूल का भाग देते हैं, या फिर ऊंचाई और वजन के वर्गमूल का भाग देते हैं। चलिए बताइए, बॉडी मास इंडेक्स की गणना करते हैं तो व्यक्ति के वजन में यानी कि वेट में किसका भाग देते हैं, वो बता दीजिए आप तो। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, कमेंट कर दीजिए, कमेंट्स ओपन है, करते जाइए कमेंट, बताते जाइए आपका क्या उत्तर होगा। इसमें जो वजन होता है वो वजन किलोग्राम्स में होगा, है ना, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये वजन हमने लिख दिया किलोग्राम्स में, वजन उसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। अब उस किलोग्राम जो वजन है उसमें भाग किसका देंगे, उसको किस से विभाजित करेंगे, आपको ये बताना है। वो ऊंचाई किस में होगी और वो ऊंचाई किस प्रकार से होगी, वो आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। यदि आपने बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र यदि पढ़ा है, देखा है, तो आपको ये पता होगा ही। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे देता हूँ, तब तक शायद आपको मालूम पड़ जाए। ठीक है, ये इसका बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या समझे, यदि आपने उत्तर समझ लिया है तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। अब जो वेट होता है, व्यक्ति का वजन होता है, वो तो किलोग्राम में होगा, और उसमें हम ऊंचाई का भाग देंगे और ऊंचाई होगी मीटर में। और मीटर के अलावा हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मीटर का वर्ग होगा, ऊंचाई जो है उसका वर्ग होगा। जैसे हमने यहाँ पे मीटर और ऊपर ऊंचाई के ऊपर या मीटर के ऊपर जो है हमने स्क्वायर लगाया है, यानी इसका वर्ग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बहुत बहुत उनको बधाई, कि उनका बिल्कुल सही जवाब है। ऊंचाई मीटर में होगी और उसका वर्ग का हम उसमें भाग देंगे, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स BMI हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शुद्ध उपस्थिति अनुपात की गणना करने के लिए बच्चों के किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है। शुद्ध उपस्थिति अनुपात, जिसको निवल उपस्थिति अनुपात भी कहा जाता है, जब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए बच्चों के किस आयु वर्ग को शामिल करते हैं, ये आपको बताना है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी 6 से 10 उम्र के बच्चे, यानी आयु वर्ग के बच्चे। बी ऑप्शन है 7 से 11 आयु वर्ग के बच्चे। ऑप्शन सी है आपका 5 से 9 आयु वर्ग के बच्चे। ऑप्शन डी है आपका 14 से 15 आयु वर्ग के बच्चे।
यानी अब इसमें कौन सा आयु वर्ग होगा जिसमें शुद्ध उपस्थिति अनुपात की हम गणना करते हैं, किस आयु वर्ग के बच्चों की हम गणना करते हैं, ये आपको बताना है। और ये शुद्ध उपस्थिति अनुपात की हम बात कर रहे हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि शुद्ध उपस्थिति अनुपात के लिए कौन सा आयु वर्ग आपके अनुसार सही होगा। चलिए सही सही जवाब आपको देना है जी। सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, कौन सा आयु वर्ग होगा भाई। हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िया करें। हाँ जी, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो क्लास का इंटरेस्ट आएगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि कौन सा आयु वर्ग होगा। चलिए जी, अब इसका जवाब बता देते हैं आपको। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जिन लोगों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो उनका लेवल सच में अच्छा है, क्योंकि यदि ये जो लेसन हैं इकोनॉमिक्स के, ये काफ़ी टिपिकल है ना। तो है 3-4 लेसन ही, लेकिन टिपिकल लेसन है। यदि अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको बहुत ही अच्छी बात है कि आप सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें 14 से 15 आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनका हम उनको शामिल करते हैं जब हम शुद्ध उपस्थिति अनुपात जब हम निकालते हैं, तब आयु वर्ग 14 से 15 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 7, ये उम्र है, ठीक है ना। 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को कहा जाता है। यानी कि 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं, अधिक आयु वर्ग के जो भी हैं, जो भी जितना भी आयु वर्ग आएगा, सारे आयु वर्ग, 7 और उससे अधिक आयु वर्ग, उनमें जितने भी साक्षर जनसंख्या है, उस साक्षर जनसंख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में जो साक्षर जनसंख्या है उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है ज्ञान दर कहेंगे, ऑप्शन बी है साक्षरता दर कहेंगे, ऑप्शन सी उपस्थिति दर कहेंगे, ऑप्शन डी उत्कृष्टता दर कहेंगे। चलिए बता दीजिए जी कौन सा होगा इसमें, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही होगा। उसके बाद मैं आपको सही ऑप्शन बताऊंगा, तब तक आप लोग कमेंट करते जाइए। अनुपात आप जानते ही हैं, अनुपात को रेशियो कहा जाता है। और यहाँ पे आपको वो दर बतानी है जो कि 7 से लेकर के और उससे अधिक आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं वो उनकी जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है जी। कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि क्या कहते हैं। चलिए जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं, चलो उत्तर उत्तर बता दिया जाता है आपको। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन लोगों ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है, यानी ऑप्शन बी का मतलब हो गया साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। हमारी जो लिटरेसी रेट है, जैसे हम साक्षरता निकालते हैं कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है, भारत की साक्षरता कितनी है। जैसे भारत की साक्षरता हम बताएं कि 74.04 है ना, जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये हमने कैसे निकाली, साक्षरता दर, यानी कि हो गया 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में जितने भी साक्षर लोग हैं उनके अनुपात को हमने निकाला है। ये है 74.04, 74.04, ये हमारी भारत की साक्षरता है। तो इस प्रकार हम इसको क्या कहेंगे, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कहेंगे। और जब हम
एसडीआर निकालते हैं, मानव विकास सूचकांक जब हम निकालते हैं, जो एसडीआर जारी होती है तो उसमें साक्षरता दर भी एक मापदंड का सूचक होता है, उसमें साक्षरता दर को भी शामिल किया जाता है। तो ये साक्षरता की परिभाषा भी हो गई। यदि आपको पूछा जाए साक्षर किसे कहते हैं, 0 से अधिक आयु वर्ग के वह सभी लोग जो कि लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, वो साक्षर कहलाते हैं। तो यहाँ पे यह आपकी साक्षर वाली परिभाषा हो गई और इसमें साक्षरता दर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला सवाल है, समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या कहलाती है। बच्चों की कुल संख्या, एक यदि हम आयु वर्ग सिलेक्ट करें, उस आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या जितनी भी है उसके प्रतिशत के रूप में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या क्या कहलाती है। स्कूल कितने जाते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है शुद्ध, जिसको हम निवल भी कह सकते हैं, शुद्ध ऑब्लिक निवल उपस्थिति अनुपात। बी ऑप्शन है साक्षरता दर। सी ऑप्शन है सकल नामांकन अनुपात। और डी ऑप्शन है शिक्षा का स्तर। तो वो क्या कहलाती है, यानी कि टोटल जितने बच्चे हैं उन बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। इनमें ऑप्शंस में 4 में से ही आपको सिलेक्ट करना है और 4 में से सिलेक्ट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही होगा। कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट कि आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा। शुद्ध निवल उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात या फिर शिक्षा का स्तर, कौन सा सही होगा जी। कमेंट करके बताएं, अपना सही जवाब बताएं। जो आपने सोचा है वो सही जवाब बता दें कि आपने इस प्रश्न का क्या उत्तर सोचा है। हाँ जी, कमेंट में कोताही नहीं बरतें, कमेंट करते जाएं। चलिए जी, इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, शुद्ध निवल उपस्थिति अनुपात। जो अभी हमने पीछे शुद्ध निवल उपस्थिति अनुपात की बात करी थी, जिसमें 14 से 15 आयु वर्ष के बच्चों की हमने बात करी थी, उन बच्चों की कुल संख्या का जितना भी प्रतिशत है उसमें से स्कूल जाने वाले जो बच्चे होंगे उनकी कुल संख्या को हम बोलते हैं शुद्ध उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात। जब हम शुद्ध उपस्थिति अनुपात निकालते हैं, यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि शुद्ध उपस्थिति अनुपात किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे। इसका आपका जवाब क्या हो जाएगा कि जितने भी आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी कुल संख्या के प्रतिशत में स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल जो संख्या होती है वो शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहलाती है। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें हो गई कि शुद्ध उपस्थिति अनुपात होता क्या है। पीछे वाले प्रश्न में हमने देख लिया था कि कौन सा आयु वर्ग होता है, 14 से 15 जो आयु वर्ग का जो होता है उसका हम इसमें निकालते हैं शुद्ध उपस्थिति अनुपात। तो दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय छुपाती है, ठीक है। प्रश्न है आपका, प्रति व्यक्ति जो आय होती है, जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो वो पर कैपिटा इनकम जो है वो किस चीज़ को छुपाती है, वो किस चीज़ को प्रदर्शित नहीं होने देती, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने असमानता, ऑप्शन बी है आपके सामने औसत आय, ऑप्शन सी है आपके सामने कुल जनसंख्या और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करना है और बताना है। जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, है ना, तो प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की, किसी प्रदेश की निकालते हैं, तब वो किस चीज़ को हिडन में कर देती है, किस चीज़ को हाइड कर देती है, छुपा देती है, पता नहीं चलता है हमको। बताइए, कमेंट करके बताइए किस चीज़ को छुपा देती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। असमानता, औसत आय, कुल जनसंख्या
या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बता दीजिए भाई। सही सही कमेंट करके बताएं। प्रति व्यक्ति आय तो आप जानते ही हैं, पर कैपिटा इनकम जिसको हम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। और कैसे निकालते हैं इसकी भी हम बात करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं आप तब तक। चलिए, जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं और भी कमेंट करते जाएं। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका असमानता। तो ऑप्शन ए जिसने सेलेक्ट किया है उनका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रति व्यक्ति आय छुपाती कैसे है असमानता को? यदि हम बात करें किसी देश के अंदर 90%, जैसे टोटल हम 100 व्यक्तियों की बात करें तो 100 व्यक्तियों में से यदि 90 व्यक्ति जो है वह उनकी आय बहुत कम है, ठीक है, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें से, हम इन 90 और 10 इन 100 व्यक्तियों की टोटल आय जो होती है उसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ करके हम क्या करते हैं, फिर इन टोटल जनसंख्या का उसमें भाग देते हैं। इससे क्या होता है, ये जिनकी जिनकी जिन व्यक्तियों की ज़्यादा इनकम है वो भी क्या होती है, इन कम वाले इनकम में शामिल हो जाती है ना। तो हम यहाँ पे यदि हम देखें तो ज़्यादा प्रतिशत किनका है, कम कमाने वालों का, यानी कि 90% जो लोग हैं या 90 लोग जो हैं वो बहुत कम कमाते हैं। मतलब यहाँ इस देश के अंदर 90 लोग हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, केवल 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा कमा रहे हैं जिनकी हालत अच्छी है। इसका मतलब है कि इस देश में क्या है, असमानता है कि 90 व्यक्ति तो बहुत गरीब हैं, 10 व्यक्ति बहुत अमीर हैं। इसका मतलब ये क्या है, असमानता है। तो यहाँ पे हम जब प्रति व्यक्ति इनकम निकालते हैं तब तो इन सारों को जोड़ करके और फिर हम उस जनसंख्या में भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति इनकम आती है। उसको देखने से हमको ये मालूम नहीं पड़ता कि भाई यहाँ पे 10 व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं या फिर ये 90 व्यक्ति तो हैं वो तो बहुत ही कम कमा रहे हैं। यहाँ पे क्या होती है, एक औसत आय आती है ना, प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम क्या कहते हैं, औसत आय भी कहते हैं। तो वो औसत आय आती है यहाँ पे। इसलिए प्रति व्यक्ति जब हम आय निकालते हैं तो उसमें उस देश के अंदर जो लोगों के बीच में असमानताएं हैं पैसे कमाने में, वो असमानता प्रदर्शित नहीं हो पाती है, वो छुप जाती है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय असमानता को छुपाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भूमिहीन कृषि श्रमिक, यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना जी। भूमिहीन की हमने बात करी है। भूमिहीन कृषि श्रमिक के लिए विकास देश 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 लक्ष्य है, यानी उसके लिए यदि विकास होता है तो उसके लिए क्या लक्ष्य, मायने क्या है, वो क्या चाहता है कि यदि विकास हो तो विकास में वो क्या चाहेगा। भूमिहीन कृषि श्रमिक, जिसके पास भूमि नहीं है, वो कृषि श्रमिक क्या चाहेगा, वो भूमिहीन कृषि श्रमिक क्या चाहेगा। ऑप्शन आपके सामने, फसलों के लिए उच्च मूल्य चाहेगा, बी ऑप्शन काम के अधिक दिन चाहेगा, सी ऑप्शन सस्ता श्रम, या डी ऑप्शन प्रदूषण मुक्त वातावरण। क्या चाहेगा वो, यदि कोई भूमिहीन कृषि श्रमिक है और उसकी नज़र में विकास क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, प्रश्न आपके सामने हैं और कमेंट का बॉक्स आपके सामने ओपन है। कमेंट करके बताइए क्या इसका उत्तर होगा। सही सही कमेंट करके बताएं। देखिए भाई, अब देखिए ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। फसलों के लिए उच्च मूल्य यदि है तो अब उसके पास तो भूमि है ही नहीं, भूमि नहीं है तो उसके लिए फसल का उच्च मूल्य हो या कम मूल्य हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सस्ता श्रम होगा तो यदि किसी श्रमिक है उसके लिए सस्ता श्रम की वो मांग नहीं करेगा, वो तो ये चाहेगा कि मेरी मेरी जो इनकम है, मेरा जो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके बदले में जो मुझे इनकम प्राप्त हो रही है या मुझे सैलरी मिल रही है वो मेरा सैलरी ज़्यादा बढ़े, वही चाहेगा। सस्ता श्रम की वो कामना नहीं करेगा, वो उसका ये लक्ष्य नहीं है विकास के लिए। प्रदूषण मुक्त वातावरण इतना वो आगे का नहीं सोचता है, यानी एक श्रमिक है वो इतना आगे का नहीं सोचेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ऑप्शन हमारे सामने एक ही बच गया, काम
काम के अधिक दिन, यानी कि काम के अधिक दिन। वो व्यक्ति क्या चाहेगा, कृषि श्रमिक वो क्या चाहेगा कि मुझे अधिक से अधिक पूरे वर्ष भर के अंदर अधिक से अधिक दिन तक काम मिले, ज़्यादा जितने दिन तक उसको काम मिलेगा उतने ही उसको बेनिफिट होगा। तो वो तो यही चाहेगा कि मुझे काम के मेरे अधिक दिन हो, ये चाहेगा, है ना। तो भूमिहीन जो कृषि श्रमिक होता है उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होता है, काम के अधिक दिन उसके विकास का लक्ष्य होता है। इस खाली जगह में हम ये भर देंगे, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन व्यक्तियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ऐसे ही कमेंट करते जाएं, ऐसे ही उत्तर देते जाएं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विकास मानदंड में खाली जगह शामिल है। ऑप्शन आपके सामने, आय शामिल है, समान उपचार शामिल है, स्वतंत्रता शामिल है, या फिर ये तीनों ही शामिल है। बता दीजिए, विकास का जो मानदंड होता है, विकास का जो पैमाना होता है, उसमें कौन सी चीज़ शामिल होती है। पर चलिए कमेंट करके बताइए, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए कि विकास मानदंड में कौन सी, इसमें चीज़ें, तीन जो ऑप्शन है उनमें से कौन सी चीज़ शामिल होगी। चलिए भाई, सही सही जवाब बता दीजिए। अब तक हमने जितने प्रश्न देखे हैं, यदि वो प्रश्न आपने सही से समझे हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में दिक्कत आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, और आप बिल्कुल सही जवाब ही देंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं, कमेंट्स देख के मालूम पड़ जाएगा अभी कितने लोग क्या सही जवाब देते हैं। कमेंट करके बताएं भाई। हाँ, अपना स्तर खुद ही चेक कर लीजिए कि भाई मैंने जो उत्तर बताया है उसमें आपका उत्तर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। हाँ जी, डेवलपमेंट के जो पैमाने होते हैं, जो स्केल होती है, उसमें चलो उत्तर बता देते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका बिल्कुल इजी सा है, आय। हमने पीछे भी देखा था कि साक्षरता दर को, स्वास्थ्य के स्तर को और प्रति व्यक्ति आय को, है ना, ये आय। तो इसको हम क्या करते हैं, विकास जब हम निकालते हैं किसी भी राष्ट्र का, तो उस विकास के मानदंड में ये भी शामिल होता है, आय यानी कि इनकम भी शामिल होता है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन में आ चुका है। विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस मुद्रा में की जाती है, ये आपका प्रश्न है। किस मुद्रा में, क्योंकि देखो अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा होती है। भारत की मुद्रा रुपए है ना। अमेरिका की मुद्रा जो है वो डॉलर में होती है। यूरो के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ की यूरो में होती है। और यहाँ पे कनाडा की है वो कैनेडियन डॉलर में है। कहीं की दिनार होती है ना, रूबल होती है, रूस की रूबल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग देशों की अलग अलग क्या होती है, मुद्रा होती है। लेकिन हमको बताना क्या है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हम वो किस मुद्रा में निकालते हैं, है ना। किस मुद्रा में हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रुपए में करते हैं, ऑप्शन बी है पाउंड में करते हैं, ऑप्शन सी है यूएस डॉलर में करते हैं, या ऑप्शन डी है कैनेडियन डॉलर में करते हैं। कौन से डॉलर में करेंगे ये आपको बताना है। जब हम प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, पीसीआई की कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, तब हम किस मुद्रा में इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए भाई स्टूडेंट्स जितने भी कमेंट करें, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इसका उत्तर बता देते हैं आपको। इसका उत्तर हो जाएगा यूएस
डॉलर। यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, यूएसए है, वहाँ का जो डॉलर है उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यूएस डॉलर में 8% यानी वर्तमान में भारतीय रुपए जो है वो 75 रुपये और 95 पैसे अभी ये इसका भाव चल रहा है यूएस डॉलर का। यानी कि एक यूएस डॉलर में 75 रुपये और 95 पैसे होते हैं। ये अभी भारतीय रुपए की वैल्यूएशन है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। ठीक है, तो ये आपकी प्रति व्यक्ति आय की जब हम गणना करते हैं तो यूएस डॉलर में उसकी कैलकुलेशन गणना की जाती है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट। देश की कुल आय को, ठीक है, देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। यानी कि देश की आय का मतलब देश के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आय, और देश की कुल आय जितनी भी होती है, जो भी इनकम है, उसमें हम देश की जनसंख्या, पूरी जितनी पॉपुलेशन है उसकी संख्या का भाग दे देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको कौन सा मान प्राप्त होगा, वो आपको बताना है कि हमको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी, हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी, हमको औसत आय प्राप्त होगी, या हमको ए और सी यानी प्रति व्यक्ति आय और औसत आय दोनों प्राप्त होगी। कौन सी हमको प्राप्त होगी आय, ये आपको बताना है। यानी कि देश की कुल आय के अंदर वहाँ की पूरी जनसंख्या की हम बात करें, भाग दे दें, तो हमको कौन सा मान प्राप्त होगा और वो कौन सी आय होगी हमारी, ये आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी आय होगी। इस चीज़ को भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। इसको एक लाइन वाले जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये तो हम अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। जब एक लाइन के प्रश्न आते हैं तो एक लाइन के प्रश्न के अंदर आपसे पूछ लिया जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पूछ लिया जाए। यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसे कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, या फिर प्रति व्यक्ति आय को निकालने का सूत्र बताइए, कैसे भी करके आपसे यदि एक लाइन का, एक पंक्ति का प्रश्न पूछा जाए तो वो इस प्रश्न का आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब सारे जो है वो आपके लगभग 20-30 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये चीज़ें। तो इन्हीं को ही आप एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा जी। इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय और औसत आय ये दोनों एक ही चीज़ है। औसत आय, औसत आय का मतलब देश की कुल आय में उसकी जनसंख्या का भाग दे देंगे, इसका मतलब हमने उसका क्या निकाला है, एक औसत आय निकाली है, और वही प्रति व्यक्ति आय निकाली है। तो एक ही बात है, यानी एक व्यक्ति की इनकम आ जाएगी हमारे सामने, प्रति व्यक्ति की इनकम आ जाएगी, और उसी को हम औसत आय कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे दोनों चीज़ें एक ही बात है, प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं या उसको औसत आय कह सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा जी। तो इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि देश की कुल आय में हम वहाँ उस देश की जनसंख्या यानी पूरी जनसंख्या टोटल, उसकी जनसंख्या का भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय हमारे सामने आ जाएगी। ये हमारा प्रति व्यक्ति आय की ये एक लाइन में उत्तर हम इसको इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केरल की प्रति व्यक्ति आय देश दिया हुआ है की तुलना में अधिक है। अब आपको बताना है किसकी तुलना में अधिक है ना। केरल की प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की तुलना में ज़्यादा है। ऑप्शन आपके सामने बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय केरल की तुलना में अधिक है। केरल की तुलना में मतलब केरल की प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है उस राज्य की तुलना में। प्रश्न को ध्यान से देखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि केरल तो उसमें आगे है और वो राज्य उसमें पीछे है। यानी केरल की प्रति व्यक्ति आय
किस राज्य की तुलना में ज़्यादा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको इन 3 जो स्टेट्स हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। आप चौथा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन सिलेक्ट करके बताएं कि कौन सा राज्य है। चलिए भाई कमेंट करके बताएं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई कि आपका सही जवाब है। केरल की प्रति व्यक्ति आय बिहार की तुलना में अधिक है। ये पूरा सेंटेंस इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, यानी इस खाली जगह में बिहार भर देंगे तो हमारा ये पूरा वाक्य कंप्लीट। केरल की प्रति व्यक्ति आय बिहार की तुलना में अधिक है। सिंपल सी बात है। चलिए, ऐसा ही प्रश्न एक और आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न भी ऐसा ही है, बिल्कुल मिलता जुलता सा, लेकिन ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, केरल की प्रति व्यक्ति आय देश की तुलना में कम है। वहां हम ज्यादा की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केरल की प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की तुलना में कम है। उस राज्य का नाम हमको इस खाली जगह में भरना है और हमारी ये लाइन पूरी हो जाएगी। चलिए बताइए, बिहार, पंजाब या फिर झारखंड, इनमें से कौन सा है, बताइए जी। केरल की प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की तुलना में कम है। ऑप्शन आपके सामने हैं, राज्यों के नाम दिए हुए हैं और बता दीजिए कि इनमें से कौन सा आपका सही जवाब होगा। चलिए, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा, केरल की प्रति व्यक्ति आय जो है वह पंजाब पंजाब से कम है। तो यहाँ हम पंजाब भर देंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केरल की प्रति व्यक्ति आय पंजाब की तुलना में कम है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले बहुत बहुत आपको बधाई कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पॉलिटी का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। कुछ प्रश्न पॉलिटी के बच गए थे, वो प्रश्न 3-4 प्रश्न आपके लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। संसद में 2 सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो यहाँ पे आपको राज्यसभा की हमें बात कर रहे हैं, जो कि स्थायी सदन कहलाता है ना। स्थायी सदन कहलाता है। तो स्थायी सदन के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। चलिए भाई कमेंट करके बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5, 6, 2, 10, कौन से वर्ष, कितने वर्ष, बताइए भाई कमेंट करके बताइए कितने वर्ष का होता है कार्यकाल। फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल इजी सा सवाल है ये। आयु और ये जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सिंपल से बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये तो आपको आने ही होते हैं। जब आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो आपको ये प्रश्न तो पता होना ही चाहिए जी। हाँ जी, चलिए कमेंट आ चुके हैं, कई लोगों ने कमेंट कर दिए हैं और कमेंट्स। चलिए, जिन लोगों ने भी कमेंट करे हैं उत्तर की हम बात कर लेते हैं। क्या उत्तर होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष हो जाएगा जी, 6 वर्ष। ठीक है, जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनको बहुत बहुत बधाई कि उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, स्थायी सदन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्थायी सदन की ही बात कर रहे हैं। और स्थायी सदन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। अभी हमने पहले उनके कार्यकाल की बात करी थी, अब हम उनके आयु की बात कर रहे हैं कि यदि किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है ना, स्थायी सदन का सदस्य बनना है तो उसको कितनी आयु उसकी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष, कौन सा होगा जी, कमेंट करके बताएं जी। कमेंट करके बताएं कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी रखी गई है। तब तक हम बात करते हैं इन आयु वर्गों की। भारत के अंदर 18
प्लस होने के बाद व्यक्ति जो है वो वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है ना। मताधिकार की आयु है 18 वर्ष। 21 वर्ष भारत के अंदर सरपंच जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसके बनने के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का, वैसे तो राज्यसभा का सदस्य होता है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है, क्योंकि संसद के दोनों सदन है और वो दोनों ही संसद के सदस्य होंगे तो एमपी होते हैं। तो 25 वर्ष है वो लोकसभा के अंदर सदस्य बनने के लिए होती है। और उसके बाद हमारी जो आयु आ गई 30 वर्ष, वो होती है राज्यसभा के सदस्यता के लिए। आयु कौन सी हो जाएगी? 30 वर्ष। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा जी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही बताने वालों को बहुत बहुत बधाई कि उनका बिल्कुल सही जवाब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये लीजिए। अगला सवाल, राज्यसभा की ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ भी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब होता है जो पद पे होगा वही उसका सभापति होगा। राज्यसभा में सभापति होता है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में कौन होता है? सभापति होता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो कि पदेन है, यानी कि जो उस पद पे आएगा वही उसका सदस्य बन जाएगा, सभापति बन जाएगा, सॉरी। तो अब यहाँ पे हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि वो कौन है, जो कौन आते हैं उस पद के ऊपर जो कि उसके सभापति बन जाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति आते हैं ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति आते हैं, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री आते हैं, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये बताना है कि कौन इन पदों में से वो कौन है जो कि राज्यसभा के अंदर सभापति बन जाते हैं उस पद पे आते ही। अब वो कौन से पद पे आते बन जाते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है जी। चलिए कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा आपका सही जवाब है। आपके अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है? चलिए आपको एक हिंट में दे सकता हूं कि वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है। यदि आप जाने तो आप उत्तर सही दे देंगे। एम वेंकैया नायडू, ये अभी वर्तमान में राज्यसभा के क्या हैं? सभापति हैं। अब आप उत्तर बताइए कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होंगे। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन बच गया हमारे सामने एम वेंकैया नायडू। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू अभी वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो यहाँ मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा भारत का, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है वो राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। तो अपने आप ही इसका मतलब, पदेन का मतलब जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वो सभापति राज्यसभा का हो जाएगा जी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, यदि हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है, राज्यसभा के पदेन सभापति को हटाना है, तो उसके लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव करना पड़ता है। और वो राज्यसभा जब उस प्रस्ताव को पहले पारित करती है उसके बाद उसको किसका अनुमोदन आवश्यक है, यानी वो किसके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, तब जाकर के हम उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा और ऑप्शन डी है विधानमंडल। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, ये ध्यान रखना है। हम किसको हटा रहे हैं? उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं। हमने इस प्रस्ताव को राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया है। ठीक है, राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, जिसके वो सभापति हैं उसने तो उस प्रस्ताव को पारित कर दिया है कि उपराष्ट्रपति को हटाना है। अब इसके बाद इसका अनुमोदन कहाँ होगा ये आपको बताना है जी। चलिए कमेंट करके बताइए
कि अब ये आगे कहाँ से अनुमोदित होगा। अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृत होगा, आगे किसके बाद, यानी राज्यसभा के बाद किसके बाद जाएगा, किसके पास जाकर के स्वीकृत होगा। चलिए कमेंट करके बता दीजिए फटाफट, अंतिम प्रश्न है ये हमारा, और इस अंतिम प्रश्न का कमेंट करके बताएं आप कि क्या होगा जी। चलिए जितने भी कमेंट आए हैं और उन कमेंट की हम बात कर लेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकसभा। यानी राज्यसभा के बाद में यहाँ पे जो है वो जाएगा अनुमोदन के लिए लोकसभा के अंदर। लोकसभा से अनुमोदित होने के बाद में उपराष्ट्रपति को हटावा मान लिया जाएगा। तो जिन लोगों का ऑप्शन सी सही है वो बहुत ही बधाई के पात्र है, उनका ये जवाब भी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था, ठीक है। आज का जो वीडियो, आज की लाइव क्लास है, शायद आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करे बिना चले जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए लोगों को, ताकि उनको भी पता चले कि लाइव क्लास चल रही है, वो कल से वो भी ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए जी, फटाफट शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक तो आपको करना ही है, और लाइक कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग आए, अपना कीमती समय दिया, यहाँ पे पढ़ाई करी, और कल हम फिर मिलते हैं। आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।